नर्मदे हर। नर्मदे मैम हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक तो कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे नर्मदे हर सुन के। और सबसे पहले तो आज मैं इस सोशल मीडिया को थैंक यू बोलूँगी कि आज इसके कारण 1 साल बाद करीब-करीब मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में आप सिर्फ़ एक डॉक्टर नहीं हैं, बहुत कुछ हैं, एक मार्गदर्शक हैं, एक प्रोत्साहन बढ़ाती हैं, एक फैमिली है। तो आपसे दूर रहना और पूना से दूर रहने का मतलब ऐसा था कि एक परिवार से दूर हूँ बहुत लंबे समय से। तो जिस सोशल मीडिया को लोगों ने एक डिबेट की चीज़ बना दिया है, एक नेगेटिविटी का एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे अपनी उड़ेल देना है अपनी नेगेटिविटी। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि उसने हमें इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा। और आपके अलावा भी ऐसे कई लोग इस पे आए थे जिससे मिलना हुआ, बात करना हुआ। जी। और ग्लोजल फाउंडेशन पे आज जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबसे पहले मैम का परिचय कराऊं। मैं थोड़ी एक्साइटमेंट में उनका वेलकम करना भूल गई कि आपका स्वागत है ग्लोजल फाउंडेशन में। और जो आप लोग भी सभी जुड़े को जो हुए भी हैं, सुन रहे, हाँ, जो भी सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे शिप्रा जी कह रही हैं कि आज उनके माध्यम से मैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रही हूँ, तो ये मेरा एक अच्छा भाग्य या एक अच्छा समय है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले ग्लोजल फाउंडेशन को थोड़ा सा आपसे परिचित करा दूं कि मैम पुणे से हमसे जुड़ी हुई हैं। और वो स्किन डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके क्लिनिक हैं। और इतना परफेक्शन से उनका कार्य है कि मैं उनको कई बार एक जब वो एक क्लिनिक में होती हैं तो वो मुझे एक सच में एक साधक दिखती हैं कि हर पेशेंट पे उनकी एक दृष्टि होती है। उनका पूरा लक्ष्य ये होता है कि एक पेशेंट जो एक बार आए वो वापस उसी चीज़ के लिए ना आए, उसी परेशानी के लिए ना आए। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जो आज उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से करेंगे, क्योंकि 1 साल का इतना लंबा गैप है। और कोरोना में उन्होंने पूरे टाइम क्लिनिक सँभाला, लोगों को सँभाला, उनकी स्किन सँभाली, किसी तरह उनके मन को सँभाला होगा। तो बिना देर किए मैम से जुड़ते हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे ग्लोजल फाउंडेशन के इस जल शपथ प्रोग्राम में। जी शिप्रा जी, प्रणाम। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं। आप जो कार्य कर रही हैं, जब से मैं आपको जानती हूँ तब से लेके अब तक की प्रगति, अब तक का पथ, अब तक का जो मैं कहूंगी कि शुरुआत का एक डगमगाता सा हिचकिचाहट भरा सा कदम, और वहां से आगे जाके अपने को संभालना एक छोटे बच्चे के चलने के जैसा होता है कि जब वो चलना शुरू करता है और फिर उसकी चाल में जो आत्मविश्वास आता है, जब वो खुश होता है कि मैं चल रहा हूँ, उसके बाद बाकी सबको साथ लेके जो चलता है, तो वो जो आपका पथ है या जो आपकी जर्नी है वो मैंने देखी है, और मुझे बड़ा गर्व है इस बात पे। और मैं चाहूंगी कि जो अभी आप कर रही हैं, सब लोगों को साथ में लेके जो चल रही हैं, जो नर्मदा जी से रिलेटेड है या हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, एक हिंदू संस्कृति और सभ्यता का जो बेसिक ओरिजिन है, वो एक माँ के से है, और वहां से ही वो सब चीजों का बल प्राप्त करता है। तो उसको संजो के रखना, उसको संभाल के रखने की दिशा में जो आप प्रयत्न ले रही हैं प्रकृति माँ के, इसके लिए वो बहुत सराहनीय है। और हम सबकी इच्छाएं आपके साथ है, और सबका बल मनोबल सब आपके साथ है। मैम मैं नर्मदा में हूँ इस समय, ओमकार जी में। और मैया का प्रकाट उत्सव था कुछ दिन जी। पहले। और आम तौर पे जी। एक आध्यात्मिक स्त्री को देखा जाता है कि वो कर्म कांड भी करेगी, वो मंदिर के दर्शन करेगी, अनुष्ठान करेगी। लेकिन मैया की परिक्रमा से ही मैंने ये समझा कि अगर अपने उस धर्म के नाम पर, अपने उस अनुष्ठान प्रार्थनाओं के नाम पर हम उसमें ऐसे ही अपना अंधविश्वास भरते रहे या अंधविश्वास के नाम पे कचरा भरते रहे, तो शायद आने वाली पीढ़ी की कोई भी शिप्रा नर्मदा को तटों पर देख भी नहीं पाएगी, परिक्रमा भी नहीं कर पाएगी। और वहीं से मन में ये कुछ भावना आई। मुझे लगता है शायद मैम का सिग्नल कम हुआ है। हेलो। जी, आप सुन पा रही हैं आपकी मुझे? आवाज,
अभी अभी हाँ, थोड़ी आवाज चली तो गई थी बीच वहीं में, से मन अभी में ये व्यवस्थित आया है। कि हाँ। किसी माँ को, अगर अपनी माँ को हम प्रेम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको स्वच्छ रखें, उसको सुरक्षित रखें और उसे स्वस्थ बना के रखें। तो इस प्रकार के जी। उत्सव पे मैंने एक भी दीप नहीं जलाया उनके प्रति, एक भी फूल माला उनमें अर्पित नहीं की। सिर्फ मानसिक ये संकल्प लिया कि 1 करोड़ वृक्ष मैं उनके तटों पे लगाऊंगी। और इसी के लिए आज आपको आमंत्रित किया गया है कि किस तरह उस जल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको संभाल के रखा जाए। शिप्रा, जब हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं और जल के दुरुपयोग की बात करते हैं, तो मुख्यतः दो तरीके से दुरुपयोग होते हुए हम देखते हैं। एक, बिना सोचे समझे, जब जो अवेलेबल है हमारे पास, हमें उपलब्ध है, उस जल को हम वेस्ट करते हैं वो। और दूसरा, जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं और अपने जल जो संस्थान है, जैसे नदी है, तालाब है, नहर है, खेत हैं जहाँ पे पानी जमीन से हम ले रहे हैं, उसको हम किसी ना किसी तरह से नोइंगली या अननोइंगली दूषित करते हैं। तो आपकी जो संकल्पना है वो काफी बड़ी है। और जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाके उसके जल स्तर को रोक के रखने के लिए, उसके जल को बढ़ावा देने के लिए जो आप वृक्ष लगाने के संकल्प लिए हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव सर्कल क्रिएट करेगा। हम उसमें एज अ ले पर्सन जो योगदान दे सकते हैं, या जो कोई कहीं और है और फिर भी आपकी इस समझ को और इस प्रकल्पना को आगे जो लेके जा सकते हैं, वो उनके आसपास के जल संसाधनों को ठीक से रखकर, जल को वेस्ट ना करके डे टू डे में, वैसा डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे अभी अभी आपने बोला कि माला अर्पण नहीं किया, कुछ विसर्जन नहीं किया, तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हर कोई अपने डे टू डे लाइफ में, हम लोग बहुत सारे त्योहारों से जुड़े होते हैं। जब स्पेशली महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ से नर्मदा जी गुजरात से गुजरती हैं काफी, तो विसर्जन की जो परंपराएं हैं, इनफैक्ट पूरे भारत में ही, तो हम जल में जाके विसर्जित करते हैं। एक पहले के जमाने में ये एक तरीके से उचित था, क्योंकि सब जो मूर्तियां होती थी वो मिट्टी की होती थी, उस बहाने जो नैसर्गिक संसाधन आता था वो वापस दोबारा से प्रवाहित होके उसको जहां पहुंचना होता था वहां पहुंच जाता था। नदी के जो सिस्टम है, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, उसको वो बना के रखता था। बट आज के जमाने में जो मूर्तियां बन रही हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हैं, वो जल में घुलती नहीं है। तो विसर्जन वगैरह करके जो हम उसको प्रदूषित करते हैं, तो अल्टीमेटली वही जल या तो हमें पीने में आता है, या जल के नदी के सतह पे बेसिन में जाके जो एक्यूमुलेट होता है और वो नीचे सींचता है, तो वो हमारे बाकी के भूमि स्तरों में जाके मिलता है और हमें दूषित जल बाद में पीने को मिलता है। तो वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी परंपराएं ऐसी हैं जो हम पहले की हैं और भूलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी सी परंपरा है कि जब कोई आता है, अतिथि आता है या कोई मेहमान आता है, तो उनको जो जल दिया जाता है पीने के लिए, वो एक अपनी सभ्यता संस्कृति है कि उनको देते हैं। तो हमने हमेशा देखा है कि पानी ग्लास में लाते हैं और दे देते हैं। या महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि एक लोटा आता है, लोटे के ऊपर छोटा सा ग्लास आता है और वो दिया जाता है। जब हम एक ग्लास भर के देते हैं तो कोई उसमें से पूरा पीता है, कोई आधा पीता है। फिर जो देख के लेने के लिए आया है उसको जब पूछा जाता है कि आप और लेंगे, तो कभी उसके मन में संकोच आता है कि अरे ज्यादा लोग बैठे हैं, फिर से ये इतना जल लेके आएंगी, एक चक्कर लगाएंगी। तो यहाँ की संस्कृति में क्या करते हैं कि वो लोटा और उसके ऊपर छोटा ग्लास देते हैं। तो मतलब एक बार आपको आपका लोटा मिल गया तो जितना आपको चाहिए आप ले लीजिए, और जितना दोबारा चाहिए तो दोबारा ले लीजिए। बट जो आपने यूज नहीं किया वो वेस्ट नहीं होगा, और वो संचलित रहेगा और वो बाद में उपयोग में आएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा सोच विचार जो लोगों ने पहले शुरुआत में लगाया होगा, वो हमारे पीने योग्य जल को
बचा के रखने के लिए, उसको वेस्ट ना करने के लिए है। ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हजारों हमारी लाइफ में भरे होते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान देना शुरू करें तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारा मायने रखती हैं और जल को बचा के रख सकती हैं। और एक बार जल बचने लगता है तो हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, और ये सत्य भी है, तो उसको फॉलो करते आता है। मैं जुड़ने वालों को एक बात बता दूं कि मैंने मैम का नंबर अपने मोबाइल में मदर टेरेसा के नाम से सेव किया है, क्योंकि उनके बारे में ये बोला जाता था कि वो जिसको छू लेती थी, स्पर्श कर देती थी, वो ठीक हो जाता था। सेवा करते करते उनके अंदर इतनी ऐसी एक कुछ स्पंदन उनके अंदर हो गया था। और जब मैं उनसे पहली बार मिली, क्योंकि मुझे बहुत मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, और चूंकि मैं पुणे में ही थी तो थोड़ी सी भी दिक्कत आने पे मैं एकदम ऐसे भागती थी जैसे अपने ही घर के एक कमरे पे भागा जाता है कि बस वही ठीक करेंगी। और इस दूरी ने मुझे ये समझाया कि थोड़ी सी सहनशीलता से बहुत से पीड़ाएं ऐसी होती हैं कि सह ली जाती हैं। क्योंकि अब 1 साल हो गया है और मैं उनसे नहीं मिली हूँ, पर मेरी जिद यही है कि जब भी मेरी स्किन देखेंगी तो वही देखेंगी, जब भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत होगी तो मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि 1 लाख ऑप्शन हर एक के पास होते हैं, हम सब के पास हर चीज़ का विकल्प है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी पुणे जाऊंगी उनसे मिलूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। कई बार घर में भी मुझे बोला जाता है कि तब तक के लिए दवा ले लो अगर रैशेज हुए हैं या कोई दिक्कत है, पर मैं हमेशा यही बोलती हूँ नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये तो मेरा उनका जो एक पूर्णता है उसकी वजह से मेरा उनसे लगाव है और एक प्रेम है। लेकिन मैम जो भी मेरे ख्याल से आज मातृ शक्ति जुड़ी हुई हैं वो ज़रूर चाहती हैं वो सुंदर दिखें, अच्छी दिखें, बाल अच्छे दिखें, स्किन अच्छी दिखे। जी। तो जल का स्किन में या बालों में एक साइंटिफिकली क्या योगदान होता होगा? हम्म 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 हम्म। अम, हमारे शरीर का 70% हिस्सा धरती माँ की तरह ही जल से बना हुआ है। तो जो हमारे शरीर में जल जा रहा है, अगर वो किसी भी वजह से कम पड़ता है तो उसकी वजह से जो दिखाई देता है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। वो सिर्फ स्किन पे नहीं, बालों में नहीं, वो पूरे शरीर पे नजर आता है। जैसे जो मातृशक्ति की हम बात कर रहे हैं और जो अपने भारतवर्ष के गांव गांव में रहती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा खुद की तरफ देखने का समय नहीं होता। वो अपना बिल्कुल। जीवन पूरा का पूरा सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अपने परिवार के पालन पोषण रक्षण में खर्च करती है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि खुद का सिंपल पानी पीना भी नेग्लेक्ट करते हैं। फिर जब समर्स आते हैं, अपने यहाँ पे गर्मियां काफी तीव्र रहती है, स्पेशली जो मध्यवर्ती भाग है वहां पे, तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो चक्कर आना, थोड़ा सा गिडी लगना, फिर उसके साथ में ही हीमोग्लोबिन कम होना। तो एक एक संकल्पना है जो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ भारतवर्ष की फीमेल्स में एग्जिस्ट करती है, वो है लो बीपी हो जाना। ये मेडिकल टर्म नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की फीमेल्स में होती है। क्यों? क्योंकि समय पे नहीं खाते हैं, समय पे अपना भोजन नहीं लेते हैं। मैं खा लूंगी, मैं सबसे बाद में खा लूंगी, ठीक है अभी सब्जी खत्म हो गई, मैं नहीं खाती हूँ, रहने देती हूँ। हमारी माताएं हमारे साथ जब से जिस दिन से हम पैदा होते हैं ये त्याग और अर्पण करती रहती हैं। तो अगर पतीले में कुछ बचा तो वो खाएंगी, अगर नहीं बचा तो फिर वो नहीं खाएंगी, छूट जाएगा, नहीं तो चटनी के साथ खा लेंगे। और दो और काम कर लेती हूँ और एक काम कर लेती हूँ, फिर मैं दो दो पल बैठ लूंगी। तो सबसे पहले तो जब ये माध्यम है तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप मातृशक्ति हैं, ये जो शक्ति है उसको संजो के रखिए। और उसको ज्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए आजकल सभी चीजें प्रदूषित होती हैं, तो हम लोगों का खाना और जो हम अंदर लेते हैं वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, लो बीपी मैंने बोला, ये साइंटिफिक टर्म नहीं है, किसी को नहीं होता, सिर्फ इंडियन फीमेल्स में होता है, वो इसी वजह से होता है। तो जो जल है, जो उसके साथ में नमक है, सॉल्ट जिसे बोलते हैं, या जो बाकी शुगर है, वो टाइम पे जितना बॉडी को जरूरत है उतना आप एटलीस्ट जरूर लीजिए।
ये हो गई बात एक सिंपल जो डायरेक्ट डायरेक्ट कोरिलेटेड है और जो हमेशा नेग्लेक्ट होती है उसकी। जब बात आती है इसके बियॉन्ड देखने की, जब हम देखते हैं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट कि किसी की त्वचा कैसी दिख रही है, तो एक साधारण सा एग्जांपल अगर मैं दूंगी तो जैसे शिप्रा जी, जब आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर रही थी उस समय जो आप दिन भर चल रही थी, धूप में थी, वैसा ही डे टू डे में एनवायरनमेंट हमारी गांव की जो बहनें हैं, माताएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको दिन भर रहता है, क्योंकि वो या तो खेतों में जा रही होती है या जो स्कूल है वो भी 10, 5, 4 किलोमीटर दूर होता है। सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, पूरा दिन फोटो एजिंग होते रहती है और उससे भी त्वचा खराब होती है। तो कुछ चीजें सिंपल जो हर जगह उपलब्ध है और थोड़ा सा ध्यान देने पे हम कर सकते हैं, वो है कि आप समय पे खाइए, पानी अच्छे से पीजिए। एक हर एक जगते हुए घंटे में जब हम जगे होते हैं, 1 गिलास पानी इन जनरल में अगर हम लेते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है। ये डिहाइड्रेशन बहुत बार कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है। कॉन्स्टिपेशन रहा तो गट सिस्टम और डिहाइड्रेशन मिलके बहुत सारी त्वचा की बीमारियां क्रिएट करता है, और जिन जो बहुत स्टबर्न हो जाती है, हम लोगों को भी उसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रूखे सूखे बाल, जल्दी से टूटने वाले बाल, स्किन पे कितना भी ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाए मॉइस्चराइज ना होने वाली एकदम ड्राई त्वचा, धूप में जाते ही काली पड़ जाने वाली त्वचा, कि पहले कलर अलग था अभी एकदम बदल गया, वो जो हो रहा है वो पानी और जीवन सत्व जो बोलते हैं, विटामिन जो बोलते हैं, उनकी कमी से हो रहा होता है। ये एक भाग हो गया। इसी का दूसरा भाग जो हम एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पे देखते हैं वो है आज की अंधाधुंध दौड़ में जब हमारे पास सब अवेलेबल है, तो जिसे मैं देखूं वही डाइटिंग कर रहा है। मैं हर सुबह से शाम तक पेशेंट को समझाते समझाते थक जाती हूँ कि वी आर प्रिविलेज्ड, हमें खाने को मिल रहा है, हम खा रहे हैं, तो जो सामने है उसको हम नकार रहे हैं, नहीं हम डाइटिंग कर रहे हैं, नहीं हम बहुत हेल्दी डाइटिंग कर रहे हैं, नहीं मैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रही हूँ। तो ये जो हम अपने एक्सटर्नल सिस्टम को देख के हम हमारे ब्यूटी की या इसकी संकल्पना बनाते हैं कि मैं थोड़ी मोटी दिखूंगी तो नहीं अच्छा लगेगा, मुझे अपना वजन काबू में रखना है, तो वो टाइम के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि मैं ऐसी दिखूंगी ऐसा दिखूंगी। बट लॉन्ग टर्म में हम लोगों के पास, मतलब डॉक्टर्स के पास, इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ज्यादा आना पड़ता है। तो अच्छे से जल ग्रहण कीजिए, अच्छे से ग्रामीण भागों में सभी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह सभी कुछ अच्छा अवेलेबल होता है, ज्यादा प्रदूषित नहीं आता है, वो आप लीजिए। अगर जल दूषित हो जाए तो हम लोगों को क्या दिखता है, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो उसका होता है कि कुछ कुछ चीजें ज्यादा खाने में आई, जैसे बहुत सारा किसी ने गाजर खाया या बाकी कुछ खाया, तो उसका स्किन देख के या ब्रोन्ज जो होता है वो देख के हमें पता चल जाता है कि ये चीज एक्सेस हो रही है। और उसी तरीके से आज के हमारे जल के संसाधनों में या खाने के संसाधनों में जो इंसेक्टिसाइड्स जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जाते हैं, उसकी वजह से जो डे टू डे में हमें दिख रहा है, जो हिडन नहीं है और हमें सामने नजर आता है, वो है फीमेल्स में यंग यंग पबर्टी होना। इवन मेल्स में भी, मेल्स में थोड़ा कम दिखता है क्योंकि मेल्स की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो जो एडोलेसेंट एज के चेंजेस होते हैं वो फीमेल्स में बहुत जल्दी होते हैं। जो पहले 12-13 ईयर की एज में नॉर्मल चेंजेस माने जाते थे, वो आजकल 7-8 ईयर ओल्ड बच्चों को हो रहे हैं। जब तक बच्चा खिलौने छोड़ना शुरू करता है तब तक तो उनकी एडल्ट लाइफ शुरू हो रही है, जिसे कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। वो ये सब जो मैंने अभी अभी बोला कि कॉन्स्टिपेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, उसके साथ में जुड़ के शुरू हो जाती है। तो जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, जो प्रदूषित नहीं है, जो अच्छा है, उसको ग्रहण करते हुए हमें समय और आवश्यकता दोनों का ध्यान रख के जरूर जरूर करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अगर एक शुद्ध जल हम ग्रहण करते रहें तो काफ़ी हद तक स्किन और बाल ये सही रह सकते हैं। काफ़ी कुछ इस पे जी निर्भर करता है। जी मैम जी एक सवाल है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ही पूछना है, क्योंकि मुझसे अब जल को लेके बहुत सवाल भी होते हैं और मैंने जी। इसकी कोई स्पेशलाइज कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं किया है। सिर्फ एक हम्म। प्रकृति से प्रेम है, इसलिए जी। जल की हर बूंद हम्म। बचाने निकली हूँ। तो एक हम्म। भाग ऐसा आया था, एक युग ऐसा आया था जब मैं देखती थी कि पागलपन की हद तक हर घर में आरओ था। भले ही सैलरी कम है, भले ही वहाँ पे सुविधाएं कम हैं,
पर किचन में आरओ होना चाहिए, और ये पूरा इसने राज किया उस आरओ ने। लेकिन अभी जो रिसेंट आए हैं, मैं जो आर्टिकल पढ़ती हूँ इस सब के लिए, उसमें आ रहा है कि नहीं भाई, आरओ वाटर तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करूं मैं? अगर कोई मुझे से ये सवाल करे तो उसको कैसे समझाऊं मैं? ओके। जब भी कोई भी जल हमें मिलता है शिप्रा जी, तो जैसे हिमालय से नदियां निकलती हैं या नर्मदा जी अलग हैं ओमकारेश्वर से, बट जहां से भी जल का उद्गम होता है वहां से वो उसके साथ में और उसके आगे हर जिस सतह से जल बहता चला जाता है, उस सतह के मिनरल्स, उस सतह का मेटल्स, उस सतह का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस जल में समागम होता चला जाता है। तो जब उद्गम पे जब नदी कोई भी निकलती है या कोई भी वाटर सोर्स होता है, तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि इट इज द वेरी बेसिक सोर्स जहां से वो शुरू हुआ है। उसके बाद में हर जिस जगह से वो बह के जाने वाला है, उस जगह की अच्छाइयाँ, बुराइयां, गुण अवगुण उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये गुण अवगुण जो है वो हम आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहे, फिजिकल गुण अवगुण, मतलब जो उसमें मिनरल्स मिक्स होते हैं। तो लेट से कभी पहले ऐसा होता था कि जल के संसाधन कुओं से आते थे, तो किसी जगह पे कुआं खोदा तो हल्का अलग टेस्ट होता था, उससे एक 10 मीटर दूर पे भी दूसरा कुआं खोदा जाए तो अलग टेस्ट होता था कि इस कुएं का पानी मीठा है, इस कुएं का पानी थोड़ा खारा है। या आप जस्ट पानी पीने से बता देते थे कि ये इसका नहीं इसका है, चाहे वो 10 मीटर की दूरी पे ही नहीं हो। तो वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसमें जो उसके मिनरल्स मिक्स होते हैं उसकी वजह से। तो कुछ मिनरल्स किसी जगह पे एक्सेस में भी होते हैं, जैसे भारतवर्ष के ही कुछ एरियाज में या इनफैक्ट पूरी धरती पे ही कहीं से हम लोहे का खदान करते हैं, कहीं से हम एल्यूमिनियम का खदान करते हैं, मतलब वो लेते हैं क्योंकि वो वहां की जगह में या उस मिट्टी में एक्सेस में पाया जाता है। तो अगर उस जगह का जल होगा तो उसमें वो जो मिनरल्स हैं या जो धातुएं हैं वो भी एक्सेस में हो जाती हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब जो मिनरल्स हमें नहीं चाहिए, वो पहले तो ऐसे जनरल समझ चलती थी अपने बड़े बूढ़ों की, और ऐसे परंपरागत समझ के तौर पे कि नहीं उधर का पानी नहीं पीना, वो अच्छा नहीं होता है, या वहां का पानी खराब होता है। और उसके साथ में किंवदंतियां जोड़ दी जाती थी कि उधर का पानी पिया तो ऐसे हो जाएगा, उधर का पानी पियेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जो अपने शमशान गृह होते हैं उनके आसपास का पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स जो जाते थे वो अपने शरीर के ग्रहण के लिए अच्छे नहीं होते थे। तो धीरे धीरे जब पर्यावरण प्रदूषित होने लगा और मानवता को जल की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो जो ना पीने योग्य जल है उसको कैसे पीने योग्य बनाया जाए, उस पे जो संशोधन हुआ उसमें से आरओ मींस रिवर्स ऑस्मोसिस नाम का एक प्रकार आया। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे अच्छे से जहां पे यूज होता है वो है हमारे शिप्स जो समंदर में चलते हैं, महीनों महीनों चलते हैं, कोई पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो समुद्र के ही पानी को प्रोसेस करते हैं और वो पीने योग्य बना के या यूज करने योग्य बना के उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी तो पिया नहीं जा सकता। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस जब एकदम यू कैन से परफेक्टेड रूप में सामने जब आया, तो वो घर घर तक पहुंच गया। और जहां पे भी वाटर का हार्डनेस ज्यादा होता है कि 200 TDS ज्यादा है और ज्यादा है, तो वहां पे घर घर में ये लग गए। तो इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जहां पे भी जाएंगे वो हर घर में लगा होता था, क्योंकि नहीं तो खारा पानी पीने को मिल रहा था। और पानी का तो जो सप्लाई आएगा वो भी, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट का सप्लाई किया हुआ फिल्टर, जो गवर्नमेंट के या जो बड़े नदी के पास के प्लांट में जो प्रोसेस किया हुआ पानी था, जैसे बोलते हैं कि साउथ में गए तो कावेरी का वाटर आता है, या दिल्ली में रहे तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ यमुना का पानी आता है। तो यमुना का पानी मतलब अच्छा समझा जाता था, चाहे यमुना जी अभी कैसी भी है, क्योंकि वो फिल्टर्ड होके आता था, वो गवर्नमेंट सिस्टम से प्रोसेस होके आता था। बट जब वो संपूर्ण नहीं रहा और गांव गांव में ट्यूबवेल्स, बोरवेल से पानी निकाला जा रहा था, सबने अपने अपने घरों में बोरवेल के पंप लगवा लिए, तो सबने वो प्रोसेसिंग आरओ वाटर से शुरू किया। बट ये कुछ नहीं है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस से फुल्ली डिमिनरलाइज्ड वाटर है। पर जब ऐसा होने लगा तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम पड़ने लगे, कुछ कुछ
ऐसे ही अपना जो भोजन है या जो हमें सब्जियां मिलती हैं, अनाज मिलता है, वो प्रदूषित मिल रहा है, उसमें से हम पानी डिमिनरलाइज्ड करके पी रहे हैं, तो जो मिनरल हमें धरती माँ थ्रू वाटर पहुंचा रही थी, चाहे वो वाटर कहीं से भी आ रहा था, वो पहुंचना बंद हो गया, क्योंकि कुएं का पानी तो फिल्टर नहीं होता था, नदी का पानी तो फिल्टर होके नहीं मिलता था। तो ये आधुनिक समाज का एक साइड इफेक्ट हो गया कि हम उसको फिल्टर करके पीने लगे। तो अब जब ओवर टाइम बोन्स वीक हो रही हैं, बाकी उसके कुछ इफेक्ट हो रहे हैं, एसिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, तो फिर से हम उसी तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो सडनली जो थोड़े दिन पहले तक बहुत अच्छा था, वो बहुत खराब हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आरओ की जरूरत नहीं है, ये तो हम कहाँ से हमारा पानी ले रहे हैं, वहां कैसा वाटर है, कैसा संसाधन है, उस पे डिपेंडेंट रहेगा। तो कभी भी हम कोई भी स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो ना तो 0 इधर का अच्छा होता है, ना 10 इधर का अच्छा होता है। कहीं ना कहीं इसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम सब पे जनरल ऐसा लगाएंगे कि बहुत खारा पानी है, बहुत खराब पानी है, आपके एरिया का प्रदूषित पानी है जो पिया ही नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली हमें वो प्रदूषित पानी पीने से भी साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ऐसे में आरओ यूज करना कोई गलत बात नहीं है। बट हम आरओ के अलावा कोई और पानी ही नहीं पी सकते, हमें कुएं का पानी हजम नहीं होगा या हमें नदी के उद्गम का पानी हजम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो वो जो वीकनेस है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर सच में फिल्टर्ड वाटर आता है, आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छा वाटर जो जिसको बोलते हैं हम, मैं कहूंगी सुजल, अगर हमें सुजल मिल रहा है, सजल मिल रहा है, तो फिर हमें उसको और छन्नी करने की जरूरत नहीं है। अफ्रीका से बलबीर जी जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं। और बलबीर जी, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपका नाम इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि जो लोग पास में हैं और जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर आप कहीं से मेरे आध्यात्मिक संवाद को सुनते हैं, समय देते हैं। ये प्रतीक्षा प्रदर्शित करता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी उसी संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और भी लोग बहुत जुड़ रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। मैम, आज आपने अपना बहुत समय दिया और प्रश्न तो मेरे जी बहुत हैं, शिप्रा जी। लेकिन मुझे उसके लिए तो शायद आपसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे भी ऐसे बहुत प्रश्न होते हैं टेक्निकली जिनके उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैचारिक ज्ञान नहीं है जल को लेके। मेरा भाव प्रकट हुआ कि मुझे जल बचाना है। और मेरे जीवन में बहुत लोग हैं जिनसे मैं बहुत स्नेह करती हूँ, उनसे थोड़े से कम लोग होंगे जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं। मतलब मुझे लगता है शायद अम्मा, पापा और आप की मुट्ठी भर लोग हैं जिन पे मैं गर्व करती हूँ, घमंड है मुझे, क्योंकि जब मैं आपको क्लिनिक पे देखती ये हूँ। ये आपका बड़प्पन है शिप्रा जी, ये आपका बड़प्पन नहीं, है। मैं सच ही बोलती हूँ। और मैंने क्लिनिक को आपके बिना देखा है, कई बार मैं ऐसे भी चली गई, आप नहीं थी, मैंने तब भी आध्यात्मिक स्त्री के तौर पे बोल रही हूँ कि वहाँ का स्पंदन देखा है कि वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। और आपके आने के ठीक 5 मिनट पहले एक ऑरा आता है वहाँ उस क्लिनिक पे, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे। और जब आप आती हो, जिस मैनेजेबल तरीके से आपका होना वहाँ पे हर एक वस्तु को व्यवस्थित करता है, उसके लिए मुझे सच में आप पे गर्व है एक स्त्री के तौर पे, कि आप कैसे अकेले सब मैनेज कर रही हो। नो डाउट उसमें सर का पूरा योगदान है। और इसी के लिए मैं आज आपको मैया के दर्शन कराऊंगी। मैं आज कुछ साधकों से मिलने गई थी जो जंगल में ही रहते हैं, तो करीब जी करीब मैं आज जी। 25 किलोमीटर चली हूँ। और 25 ओके। किलोमीटर भी एकदम ऐसी पहाड़ियाँ चढ़ी हूँ कि पकड़ पकड़ के, हम्म। इसीलिए मेरा आपको ऐसा भी दिख रहा होगा चेहरा। और जान के मैं जी। इस स्थान पे आई कि ताकि हम्म। मैं आपको नर्मदा जी दिखा सकूं, हालांकि बहुत जी अंधेरा है। जी। पर पता आपको नहीं याद आपका। रहेगा शिप्रा, जब पहली बार आपने मुझसे ऐसे शेयर किया था, पता नहीं आपने कितने लोगों को बोला होगा जाने से पहले, बट मुझे ऐसा याद पड़ता है कि आपने एक एक शब्द में मुझसे कहा था कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। और मैंने पहला शब्द जो बोला, उसके बाद मैंने बोला जाओ, जरूर जाओ, हमारी भी अधूरी इच्छा पूरी करो। तो नर्मदा जी से एक मन का रिश्ता है, और आप दर्शन करा रही हैं, तो मैं बहुत इसीलिए भाग के आई, बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। लेट भी हो गई कि नहीं आज मैम को कराऊंगी,
क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो मैया के तट पे आते हैं, पर बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके पास मैया चल के आती है कि आप मुझे देख सकते हो। हालांकि थोड़ा जी अंधेरा है, जी 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 जी। लेकिन मैं नर्मदे चाहती हूँ हर। जी। जो भी लोग जुड़े हैं वो भी दर्शन कर लें। शायद थोड़ा सा जल दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल। मैं चाहूंगी जुड़ने वाले सभी लोग देख लें। अफ्रीका से नगी जी, लंदन से माधव जी। आप मुझे तो रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन मैं तो उसका अंश मात्र हूँ। तो एक बार आप लोग मैया के दर्शन कर लीजिए और फिर मैं उसको करती हूँ। मुझे लगता है सबसे अच्छा उपहार है जो मैं आपको दे सकती थी, जो मेरे जी जीवन निधि में है। और जी सतेज को आप मेरी ब्लेसिंग दीजिएगा और क्लिनिक में सबको मेरा स्नेह दीजिएगा। जल्दी से मैं पुणे आऊंगी। जी शिप्रा, जल्दी से आइएगा। और आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही प्रशंसा योग्य तो है ही, बट ये बड़ा संकल्प है। और बड़े संकल्प, बड़े मन, और जैसे आपने बोला मन भाव से ही शुरू होते हैं और वहीं से आगे जाते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज जो बोलते हैं वो नहीं भी रहा तो भी चलता है। सब टेक्निकल नॉलेज होके भी अगर हम कुछ कदम ना उठाएं और ना करें तो वो गलत बात होती है। बट जब आपके पास ऊर्जा है, विश्वास है, संकल्प है, और वो जब आप नर्मदा जी के लिए लगा रही हैं, हमारी प्रकृति के लिए, धरती माँ के लिए लगा रही हैं, तो आपको हमारी, हमारे परिवार की, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको जो लगे हमें जरूर बताइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश जरूर जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। आप जुड़ी आज, उसके जी, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी थैंक दिन यू। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको निमंत्रण भेजूंगी, ऐसे ही किसी एक जीवंत टॉपिक के लिए। जी नर्मदे जी। हर। नर्मदे हर। मैं भी पहनूंगी। चलो इसको भी पकड़ लो, पकड़ लो तो मैं भी पहनूंगी। फोटो खींचो, फोटो खींचो।